नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूक्रेन के रूसी राष्ट्रपति के घर पर हमले के बाद विश्व पटल पर तनाव चरम पर है। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की। पीस प्लान पर चर्चा हुई, लेकिन डोनबास और आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की मांग पर सब कुछ उलझा हुआ है। और इसी बीच रूस पर ताबड़तोड़ 91 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि यह हमला उसने नहीं किया है, लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया सख्ते में चली गई। क्यों? क्योंकि पहली बार इस युद्ध के दरमियान ऐसा था जब डायरेक्ट रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाया गया। इसके बाद पूरा यूरोप और यहां तक कि अमेरिका ने भी बयान दिया और कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। कल ही पीस प्लान पर चर्चा और इसके बाद सीधे पुतिन के घर पर हमला। रूस ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब बदला ही लिया जाएगा। बात सिर्फ बदले की होगी। वक्त रूस तय करेगा, हमला कैसा होगा यह भी रूस तय करेगा। और जेलेंस्की को पता है कि इस हमले ने इस पूरी बातचीत को डिरेल कर दिया है। हालांकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है तो फिर यह हमला किसने किया? क्या यूरोप ने यह हमला करवाया? इस हमले को लेकर ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में और कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि अगर जेलेंस्की इस हमले से इनकार कर रहे हैं तो आखिर पुतिन के घर को किसने निशाने पर लिया? क्या यूरोप की तरफ से हमला किया गया? क्योंकि यूरोप और यूक्रेन के अलावा कोई तीसरा मुल्क नहीं हो सकता जो रूस को निशाने पर ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पुतिन के रिलेशन ठीक है, बहुत शानदार नहीं कहे जा सकते, लेकिन दोनों नेताओं के बीच एक गर्मजोशी है जो हाल की मुलाकातों में दिखी है। और इसके बाद इससे भी बड़ा सवाल यह कि अब रूस का अगला कदम क्या होगा? क्या रूस हमले की इंटेंसिटी बढ़ा देगा? क्योंकि रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दे दिया है। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। नया साल 2025 से भी खतरनाक होने वाला है। इस युद्ध के नजरिए से अगर देखें तो आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा ले। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन को युद्ध को रोकने के लिए, सीजफायर कराने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप इससे पहले पुतिन से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं कि मामला युद्ध से नहीं, शांति और बातचीत के टेबल पर निकाला जाना चाहिए। पीस प्लान पर बातचीत हो रही है। डोनबास और आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा मांगों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अचानक से मॉस्को से हिला देने वाली खबर आई, जिस खबर को सुनकर पूरी दुनिया दहल गई। खबर है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर को डायरेक्ट निशाना बनाया। डायरेक्ट पुतिन के घर को अटैक किया गया। 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को पर टिक गई, क्योंकि दुनिया जानती है पुतिन अपने किसी भी दुश्मन को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते। तो क्या यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला करके लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? और अब रूस का ऐसा कहर यूक्रेन पर टूटेगा जिससे अमेरिका और यूरोप कोई भी यूक्रेन को नहीं बचा पाएगा। इस पर बात करेंगे। हालांकि इसमें पेच ये भी है, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन ने किया ही नहीं। अब सवाल यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमले किए, जिस बात से इनकार कर रहा है यूक्रेन, तो फिर यह ताबड़तोड़ 91 ड्रोन से पुतिन के घर को निशाना किसने बनाया? रूस दावा कर रहा है कि उसने 91 ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए। एयर डिफेंस ने सबको डिटेक्ट कर लिया। ब्रायंस के पास 49 ड्रोन ध्वस्त किए गए। स्मोलेंस्क के पास 1 ड्रोन ध्वस्त किया गया। मॉस्को में 18 ड्रोन मार गिराए गए। नोवगोरोद में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, जिसकी संख्या 23 थी। इस हमले के बाद दुनिया सख्ते में है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, अगला हथियार कौन सा होगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस के पास ऐसी ताकत है कि वो रातों रात यूक्रेन का सफाया कर सकता है। इसलिए सबके जहन में एक ही डर, एक ही सवाल, क्या जंग यहां से एक नया मोड़ लेने वाली है?
और रूस ने पलटवार का ऐलान भी कर दिया है। सख्त शब्दों में कहा है हमले का लक्ष्य और समय तय है। हमले का जवाब केवल कूटनीतिक नहीं होगा, जो भी यूक्रेन ने किया उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। रूस का यह जवाब न केवल सैनिकों के लिए चेतावनी है, बल्कि यूक्रेन और यूरोप, यहां तक कि अमेरिका के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि पुतिन के घर पर अटैक से इस इलाके में भारी तनाव का माहौल फैल गया है और रूस सीधा धमका रहा है। लेकिन यूक्रेन के दावे अलग हैं। यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने खुद हमला कराया, जिससे कि पीस टॉक हो ही न पाए, यूक्रेन पर हमले को जायज ठहरा सके। यूक्रेन हड़पना चाहता है रूस। पलटवार की जगह शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश है। यूक्रेन भारी कीमत इसके लिए चुकाएगा। नए हमलों के लिए बहाना ढूंढ रहा है रूस। गौर करने वाली बात यह है कि 4 सालों की जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन रूस पर हमले के दावे से पीछे हट रहा हो। तो सवाल उठता है, क्या यह हमला वाकई यूक्रेन की सैन्य योजना थी या रूस ने खुद ही अपने ऊपर अटैक करवा लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा सके कि यूरोप और यूक्रेन रुकने वाले नहीं है, इसलिए रूस भी नहीं रुकेगा। इन दोनों थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी, रूस का खुद पर हमला। वजह 1, सबूत सार्वजनिक नहीं किए। वजह नंबर 2, वार्ता से पहले यह दावा आया। वजह नंबर 3, पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। वजह नंबर 4, घरेलू समर्थन पुतिन के लिए और जमा करना। दूसरी थ्योरी, यूक्रेन की साजिश के पीछे की वजह क्या? वजह नंबर 1, यूक्रेन के पास ड्रोन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। लंबी दूरी के ड्रोन उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में है। पहले भी रूस पर उसने ड्रोन से हमले किए हैं। युद्ध में दबाव की स्थिति बनाया जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति हासिल की जा सके। पुतिन के घर पर हमले से पहले दुनिया भर में हलचल मच गई। इस हमले का राजनीतिक असर भी है। यूक्रेन ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई। रूस ने चेतावनी दी, लेकिन केवल सैन्य ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चों पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इसके बाद ट्रंप भी गुस्से में है, पीएम मोदी चिंतित हैं और पूरी दुनिया की नजर मॉस्को और कीव पर है। यानी यह हमला केवल फील्ड पर नहीं, वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। इस हमले को लेकर दुनिया से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पुतिन के घर पर हमले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में आ गए। पुतिन के घर पर हमले को खतरनाक बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमला करना ठीक बात नहीं है। और यार, ट्रंप ने यहां तक कहा कि टॉम हॉक मिसाइल नहीं देने का फैसला बिल्कुल सही था। पीएम मोदी ने भी पुतिन पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है और यह अपील की कि इस युद्ध में हिंसा नहीं, कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जबकि चीन ने कहा कि तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना जरूरी है। इस हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सवाल बड़ा यही है, क्या यूक्रेन का यह ड्रोन हमला केवल सैन्य ताकत दिखाने के लिए है या रूस को बैकफुट पर डालना चाहता है यूक्रेन? और क्या पुतिन और रूस इसे नजरअंदाज कर पाएंगे अगर यूक्रेन ने ही हमला किया है? क्योंकि ऑफिशियली यूक्रेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। या फिर इसके जवाब में पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला अंजाम सामने आएगा। और इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि कहीं इस हमले के पीछे यूरोप तो नहीं है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता है कि यूक्रेन से युद्ध आगे बढ़कर यूरोप तक पहुंचे। और अगर आज रूस यूक्रेन के 22% इलाकों को कब्जा कर बैठा है, तो अगला नंबर यूरोप का आने वाला है। यूरोप के नेताओं को यह बात पता है। जैसे कि यूरोप चाहता है कि अमेरिका, नेटो मिलकर रूस के साथ यहां फुल एंड फाइनल कर लें। इस बात को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी सीज फायर की आवश्यकता नहीं। तो आखिरकार इस हमले के पीछे माइंड किसका है? इसी को समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल जयेश सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीए डॉक्टर अमन चुग, भू राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों में आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूं। पहला सवाल मैं संजीव श्रीवास्तव जी से आप ही से, आपने भी ये खबर सुनी होगी संजीव जी, तो आप भी चौंक गए होंगे, हैरत। मैं तो खुद चौंक गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन के घर को टारगेट कर लिया गया। अब सवाल यह है, यूक्रेन तो मना कर रहा है,
लेकिन पुतिन बदला लेने से पीछे हटेंगे नहीं। तो इसके पीछे दिमाग किसका है, मास्टरमाइंड कौन है? विवेक जी, ये मैटर ऑफ सीरियस इन्वेस्टिगेशन है और इसको इन्वेस्टिगेट करना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध है और दोनों जो पार्टीज हैं, और जाहिर है कि उसमें अन्य पार्टीज भी इसेंशियली ये देखा जाए तो ये महाशक्तियां ही ये युद्ध लड़ रही हैं। तो मेन जो पार्टीज हैं वो महाशक्तियां ही हैं और उनके बीच का जो मिसट्रस्ट है वो बहुत अभी ज्यादा है। जो विश्वास का जो संकट है वो बहुत गहरा है और जाहिर है कि ये युद्ध आज भी जारी है और इस युद्ध में हालांकि बातचीत करने के प्रयास जरूर चल रहे हैं, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत है। इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर तो आई हैं, लेकिन वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी दिखाना चाहती हैं एट द सेम टाइम। और वो ये दिखाना चाहती हैं कि हम जो भी बातचीत करेंगे ताकत के साथ बात करेंगे। और हमने ये देखा था कि मारा लागो फ्लोरिडा में जब राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बातचीत चल रही थी, उस समय रशिया भी यूक्रेन पर हमले कर रहा था और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि जो राष्ट्रपति पुतिन के जो रेजिडेंसेस हैं उसके ऊपर हमले हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अपनी ताकत को दिखाने का जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो एक कंटेस्ट चल रहा है और एक जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, बातचीत भी करेंगे लेकिन ताकत के साथ बात करेंगे, कहीं से कम नहीं दिखेंगे, कहीं से कमजोर नहीं दिखेंगे। ये जो एक सेंस दोनों ही पक्षों के बीच का है वो ऐसे हमलों के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका सीधा कारण बहुत स्पष्ट है कि जो अभी विश्वास की जो बहाली है वो अभी तक नहीं हुई है और अभी भी जो है बहुत सारे पेचीदगी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। टेरिटोरियल कंसेशंस के जो विषय है, सिक्योरिटी गारंटीज के जो विषय हैं, जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के गवर्नेंस को लेकर के जो विषय हैं, अनेक ऐसे जो विषय हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि जो ताकत के प्रदर्शन के तौर पर ही हमले किए जा सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात और कहूंगा कि चूंकि युद्ध है, इस युद्ध में हमने 4 साल में देखा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत हुई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि किसी स्टॉक्स को डीरेल करने के लिए एक साजिश के तहत भी हमला कराया जा सकता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि इसके बारे में एक गहरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है और जो भी पार्टीज, जाहिर है कि सभी इस समय सीज फायर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यदि रशिया के पास के ऊपर हमला हुआ है तो रशिया को चाहिए कि इसके संबंधित जो भी एविडेंसेस हैं वो वहां पर प्रोड्यूस करे और वो जो भी यूक्रेन को या अमेरिका को या नेटो को वो प्रोवाइड कराए, ताकि इस संदर्भ में आगे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकें और इस तरीके के जो एपिसोड्स हैं वो रिपीट ना हो सके। इस बात की नितांत आवश्यकता है और तभी जाकर के कोई बातचीत सफल हो सकती। नहीं तो रशिया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया कह रहा है कि अब हम अपनी जो बातचीत की बात के बारे में कोई रिव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति पुतिन को ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो विश्वास बहाली करने के लिए इस तरीके की जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं उसको रोकना होगा और तभी जाकर के कोई बात बन सकती है। और एक विन विन फार्मूले की, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे विवेक जी, कि एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। ये विन विन फार्मूला तभी निकल सकता है जब अपनी आप एडमेंट जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हटें और एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ें। और लेकिन अभी दुर्भाग्य से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, मैं चुग साहब के पास आ रहा हूँ, सोड़ी सर, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। चुग साहब, क्यों यूक्रेन ऐसा करेगा? मतलब वो या तो अटैक करेगा या नहीं करेगा, और इस रीजन में या तो यूक्रेन या फिर यूरोप के किसी देश से अटैक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जहां तक हैं। लेकिन रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने ही अटैक कराया है, तो उनके पास कुछ एविडेंसेस होंगे कि ये ड्रोन्स कहां से चले, कहां से ओरिजिनेट हुए, कहां तक पहुंचे, किन किन इलाकों में गिरे। कुछ डिटेल्स मैंने भी अभी शो में बताई है। चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है? नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत। पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के पीछे के लोग ही करते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूं अदृश्य राज, यानी कि डीप स्टेट। इसको आराम से समझते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो आज का जो जियो पॉलिटिक्स जो फ्रेमवर्क होता है उसमें हमेशा थोड़ी हिस्ट्री होती है, थोड़ा इकोनॉमिक्स होता है, तो ही समझ आएगा पूरा जियो पॉलिटिक्स की क्या होता है। इसमें यूक्रेन को सेंटर बनाया गया था क्योंकि वहां पे कई तरह के वायरस लैब्स शुरुआत करे गए थे अगेंस्ट रशिया, एंड जिसके लिए रशिया को समझ आ रहा था कि ये वायरस लैब्स जो क्रिएट करे जा रहे हैं उसके ऊपर मेरे को अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो वन फाइन डे ये वायरस लैब्स जो हैं वो सारे रशियन
पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करेंगे, जो कोविड के आसपास जो प्लान चल रहा था। दूसरा, यूक्रेन जो है वो 10% ऑफ द वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन करता है और 25% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, एक्सपोर्ट करता है। कई ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन करते हैं मगर एक्सपोर्ट उतने नहीं करते हैं। यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड व्हीट एंड 25% ऑफ द वर्ल्ड कॉर्न एंड सोयाबीन, जो कि वर्ल्ड में चाहिए। इसको थोड़े दूसरे एंगल से दे रहा हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है डीप स्टेट के थ्रू क्या चाहता है कि आम लोगों को कह रहा है कि भाई साहब आप इंसेक्ट्स वाला प्रोटीन खाओ, एंड जो फार्म लैंड है उसके ऊपर कब्जा कर रहा है जो डीप स्टेट है। आप अगर बिल गेट्स को देखेंगे तो बिल गेट्स ने 22 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड यूएसए में अक्वायर करी है, एंड वर्ल्ड ओवर कई कंट्रीज में डीप स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट्स हैं वो फार्म लैंड को अक्वायर कर रहे हैं। ये वैसा ही नैरेटिव है कि ये कई बार बड़े बड़े बैंक्स आके बोलते हैं गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, और गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा होता है। ऐसे ही ये कहते हैं फार्म लैंड की कोई जरूरत नहीं, इंसेक्ट्स वाला प्रोटीन खाओ, ऐसा वाला एक तरह से नैरेटिव दिया जाता है। अब इस नैरेटिव को थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये गेम किसकी है। गेम ऐसा है कि जी यूएस जो है उसके सर पे हाथ यूके ने रखा था जब मॉनरो डॉक्ट्रिन पैदा हुआ था 1823 में, जब यूएस प्रेसिडेंट मॉनरो थे। एंड ये हम सब जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये मेजरली जो टेरिटरी थी ये रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय यूरोपियन नेशंस थे, इंक्लूडिंग स्पेन, पोर्तुगल एंड ऐसे कई कंट्रीज जिन्होंने पहले राज्य किया था। बाद में यूके इवॉल्व हुआ था। अब यूएस के ट्रम्प साहब ने रीसेंट स्टेटमेंट भी ये दी थी कि आई एम मोर कंसर्न अबाउट यूके एंड आयरलैंड एंड यूरोपियन नेशंस को। उन्होंने बार बार एक ही चीज बोला है कि भाई साहब पे करो आपका डिफेंस के पर्सपेक्टिव में, तभी तुम्हारी मदद करूंगा। एंड ऑब्वियसली यूरोप को समझ आता है कि अगर यूएस बैकआउट करेगा तो यहां पे रशिया जो यूरोप के अंदर एंटर करेगा, लड़ेगा कौन? इसलिए एंटेंगल्ड कुछ इस तरीके से करो कि जो पीस टॉक्स है वो हो ना पाए, एंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यूएस की भी लगी रहे। यानी कि यूएस के जो हथियार हैं जो नेटो के थ्रू जो रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और आई एम श्योर ये जो ड्रोन्स जो अटैक हुए हैं कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आने वाले समय में कहां से वो ड्रोन्स आए गए थे। यानी कि ये पूरा एंटेंगलमेंट, मैं हो सकता है नेक्स्ट बार मेरे को समय देंगे तो मैं इस पे मॉनरो डॉक्ट्रिन का एक क्लियर कट वर्जन, जो अभी रिसेंटली ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आई है मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर, ये पूरा गेम अदृश्य राज्य का उस तरफ चल रहा है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे, फिर उसको पैसे के साथ लिंक करेंगे कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत ऐसा क्यों चल रहा है, तो आपको थोड़ा और लिंकेजेस समझ आएंगे। जी, सोली सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं फिर बाकी पैनलिस्ट का रुख करता हूं। सोली सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को? यूक्रेन तो हाथ खींच रहा, कह रहा है मैंने नहीं किया है। पुतिन कह रहे हैं कि, या फिर रशिया कह रहा है कि भाई बदला ऐसा होगा जो शायद अभी तक देखा नहीं गया होगा। मुझे लगता है रशिया की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं, मिसाइल्स उनके पास ऐसे ऐसे हैं, वो चाहे तो रात भर में पूरे यूक्रेन को साफ कर दें। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब 1 जून को इसी साल यूक्रेन ने रूस के 5 सैनिक हवाई अड्डों पे हमला किया और कई रूस के लड़ाकू विमानों को बर्बाद किया, तब यूक्रेन ने खुलेआम माना कि उसने ये कार्रवाई कराई थी, और रूस ने पूरे एविडेंसेस सार्वजनिक किए किस तरह से ये ड्रोन्स ट्रक्स के पीछे से निकले थे और उन्होंने कितने रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बर्बाद किया। लेकिन ये जो अब सो कॉल्ड अटेम्प्ट हुआ है 91 ड्रोन्स के साथ, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के घर में भी अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन इन सारे ड्रोन्स को गिरा दिया गया। इस अटैक में रूस ने क्यों नहीं सारा एविडेंस सार्वजनिक किया? जिसके दिल में कुछ काला नहीं होता है वो कहता है आइए आप मेरी सब चीज चेक कर लीजिए, मेरा यही सबूत है, यही मेरे साथ हुआ है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट है कि ये जो हमला है ये यूक्रेन ने नहीं कराया। ये हमला रूस ने क्यों कराया है? ये हमला रूस ने उस वक्त कराया है जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है, और ट्रंप ने बयान दिया है कि 1-2 मुद्दों को छोड़ के सारी मुद्दों पे सहमति हो गई है, 2-3 पेचीदे मुद्दे रह गए हैं। तो ये रूस की चाल है यूक्रेन पे और अमेरिका पे दबाव डालने की, ताकि जो ये 2-3 पेचीदे मुद्दे हैं जो कि पूरी तरह से रूस के हक में है, यूक्रेन उसे दबाव में सारी शर्तें मान जाए
देखिए, रूस तो 5 सितंबर 2022 को ही ये जंग जीत गया था, जब उसने 20% यूक्रेन की धरती पे कब्जा कर लिया था। उसका सैनिक लक्ष्य था डोनबास का इलाका, जो उसने सितंबर में ही हासिल कर लिया था युद्ध के 5-6 महीने के बाद। उसके बाद ये जंग क्यों इतनी खींची जा रही है? ये जंग इसलिए खींची जा रही है कि अब रूस के 2 बड़े मकसद रह गए हैं। पहला, या तो जेलेंस्की सत्ता से हटे ताकि एक प्रो रशियन सरकार वहां है, या अगर जेलेंस्की सत्ता से नहीं हटता है तो इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, ताकि जब 2027 में चीन ताइवान पे हमला करे तो रूस पूरी मदद करे चीन की, जिस तरह से चीन ने अटूट तौर पे रूस की मदद की इस 4 साल के युद्ध में। यानी एक बहुत बड़ा ये गेम प्लान है। जहां तक ड्रोन अटैक की बात है, मेरे को तो पूरा लगता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये यूक्रेन ने नहीं करवाया। क्या संजीव सर आप इस बात से सहमत हैं? मेरे को थोड़ा सा वजन तो लग रहा है सर की बातों में, सर जिस तरह से इसको एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज की तारीख में पीस डील होती है तो उसमें आर्टिकल 5 की सुरक्षा गारंटी पे सहमति ऑलमोस्ट बन गई है। जैसे ताइवान सिक्योरिटी एक्ट है, ताइवान सिक्योरिटी एक्ट में क्या होता है कि ताइवान सिक्योरिटी एक्ट में आप लोगों को पता होगा, दर्शकों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ताइवान की रक्षा के लिए बाकायदा अमेरिका में कानून है। कभी भी ताइवान की संप्रभुता पर अटैक होगा तो अमेरिका उसको डिफेंड करेगा। अमेरिका में ये लॉ अमेरिकी संसद से पास हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल 5 की गारंटी चाहिए, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इस पर सहमति ऑलमोस्ट बन गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की के साथ, जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कि 95% सहमति बन गई है। तो ऐसे में क्या रूस ने ही अटैक कराया, जो बात सोडी सर कह रहे हैं? क्योंकि इसमें रूस का नुकसान है। अगर आर्टिकल 5 की गारंटी मिल गई तो इसी बात को लेकर तो एक मुद्दा था कि भाई आप नेटो में नहीं जाएंगे, और वो कह रहे हैं हम 15 साल के लिए आपको गारंटी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से उसको कहूंगा कि इसके बारे में एक सभी जो पार्टीज जो कि अभी इस बातचीत की प्रक्रिया में हैं, उन्हें एक इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और रशिया को एविडेंसेस शेयर करने चाहिए। रशिया अगर एविडेंस शेयर करने से अगर आनाकानी करेगा, जाहिर है कि उसके ऊपर शक गहरा होगा, जैसा कि अभी सोडी साहब ने कहा। तो ये जो पूरा विषय है, गंभीर विषय है, और इस तरीके से जो बातचीत की प्रक्रिया को डीरेल करने की जो साजिश के तहत भी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत भी कोई इसे हमला करा सकता है। और ये जो हमला है वो अनेकों जगहों से हो सकते हैं। डीप स्टेट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स इसी तरीके की कार्रवाइयों के लिए वो जाने जाते हैं, ऐसी साजिशों के लिए वो जाने जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा विषय है गहरी तहकीकात का विषय है, और अभी यदि ये जो सभी पार्टीज नेगोशिएशंस को आगे अगर आपसे मैं इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मान लीजिए कि कल को सीजफायर हो जाता है, तो किसका फायदा किसका नुकसान सीजफायर के बाद? देखिए, सीज फायर में एक विन विन फार्मूले की जब तक तलाश पूरी नहीं होगी तब तक ये सीज फायर होगा नहीं। पहली बात मैं ये बता दूं, क्योंकि अगर ये जो बातचीत है इसमें अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में किसी एक पक्ष के अंदर विजय का सेंस आता है कि हमारी जीत हो गई, यदि रशिया को लगने लगा कि ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है उसमें रशिया को बहुत सारे कंसेशंस मिल गए हैं और उसके जो मंसूबे हैं वो पूरे हो गए हैं, और ये जाहिर है कि यूक्रेन के अंदर ये सेंस जाएगा कि उसकी पराजय है, उसको अपनी टेरिटरीज गंवानी पड़ी हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा जो सीज फायर में जो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। यूरोप भी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि यूरोप की भी सबसे बड़ी आशंका ये है कि यदि रशिया के अंदर एक विक्ट्री का सेंस आता है तो वो रशिया के अति महत्वाकांक्षी जो ओवर एम्बिशियस जो प्रेसिडेंट पुतिन है, वो कल को कोई नया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं और किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र को वो टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि वो हम सब जानते हैं कि पुराने सोवियत यूनियन को गौरव करना, जो ओल्ड लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द सोवियत यूनियन है, उसको रिवाइव करने का उनका मंसूबा रहता है। तो ऐसे में यूरोपीय राष्ट्र काफी चिंतित हैं। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो यूक्रेन की जो सिक्योरिटी गारंटीज को पाने का जो उसकी जो बात है वो बिल्कुल उसमें दम है, उसे मिलनी चाहिए और तभी जाकर के कोई बात बन सकती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी गारंटीज मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है यूक्रेन को देने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 5 जो नेटो का है उसमें इस बात का प्रावधान है कलेक्टिव डिफेंस, जिसको हम कहते हैं। कलेक्टिव डिफेंस के अंतर्गत ये होता है कि अगर एक
एक राष्ट्र पर कोई हमला किया गया तो पूरे अलायंस पर हमला माना जाता है। और यदि इस तरीके की सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका नेटो को देता है, अमेरिका यूक्रेन को देता है या नेटो यूक्रेन को देता है, तो फिर वो तो ऑलमोस्ट नेटो ज्वाइन करने जैसा ही हो गया, जो कि रशिया नहीं मानेगा। रशिया की तो यही शर्त है कि किसी कीमत पे आपको नेटो में नहीं जाने देंगे। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी गारंटीज उस तरीके की अमेरिका और नेटो नहीं प्रोवाइड करा सकते, जैसा कि नेटो के आर्टिकल 5 में जिस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन ये चाहता है कि फॉरेन ट्रूप्स का जो प्रेजेंस हो, और इस तरीके की जो अनेक प्रस्तावों को यूक्रेन ने रखा है। लेकिन एक प्रपोजल ये भी है कि जो 5 प्रोविंसेस हैं, खासकर जो ईस्टर्न डॉनबास का रीजन है, उसको डीमिलिटराइज जोन के तौर पर बनाया जाए, एक बफर जोन के ऊपर बनाया जाए, इसमें किसी भी देश की कोई सेना ना हो। रशिया को भी अपनी जो फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, और इस तरीके की भी प्रपोजल्स हैं। देखिए विवेक जी, प्रपोजल्स बहुत सारे हैं, अनेक कंस्ट्रक्टिव हैं, और अमेरिका और यूक्रेन के बीच में बातचीत तो जरूर हुई है, लेकिन ये बातचीत तभी कुछ आगे बढ़ सकती है जब उसे रशिया माने। अभी तो जो बॉल है वो रशिया के पाले में है, और रशिया के ऊपर ये एक हमला हो गया है, तो रशिया इसका प्रिटेक्स्ट लेकर के उससे बैकआउट कर भी सकता है। तो ये इसमें अनेक आशंकाएं अभी भी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि क्योंकि ये बातचीत में कोई भी पार्टी कमजोर नहीं दिखना चाहती, तो इसी वजह से ये हमले लगातार एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। रशिया भी यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन भी रशिया के ऊपर हमला कर रहा है, और ये पिछले 1 साल से जो बातचीत चल रही है उसमें हमने लगातार देखा है कि दोनों एक दूसरे को टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो टारगेट करने का जो तरीका है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ही हमला कर दो, ये कुछ ज्यादा जो क्रॉस, इसको कहते हैं ना, रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है। और इसको कंडेम किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज है इसको लेकर के, ऐसा हमला कैसे हो गया। तो ये मैं भी काफी शॉक हो गया। और हालांकि मैं बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर नहीं हूं, लेकिन मैं एक पीस लविंग आदमी हूं। मेरे को शांति अच्छी लगती है। मैं इवन अपने आसपास में भी किसी से कभी झगड़ता नहीं हूँ। कौल साहब, चुग साहब मुस्कुरा रहे हैं। कौल साहब भी जुड़ गए अमेरिका से। कौल साहब, हुजूर बड़ी देर कर दी आते आते। आप जो हैं, मुझे लग रहा है कि आप भी कहीं ऐसी किसी पीस डील में तो नहीं थे कि भाई रशिया और यूक्रेन का युद्ध आज रुकवा कर ही फिर विवेक भाई के शो में ज्वाइन करेंगे। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सॉरी एक्चुअली कल से हम लोग इट्स कंप्लीटली फाइन कॉल सर। मैं बस या, ये या, जानना, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हुआ क्या है। 91 ड्रोन से हमला, वो अगर रशिया को फोड़ना हो तो 1-2 ग्रेनेड अटैक ही कर देते पुतिन के घर के बाहर, तो भी वो साबित कर सकते थे कि पुतिन के घर पर हमला अब हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, नमस्कार आपके पैनलिस्ट को एंड आपके दर्शकों को। आपको भी बहुत इंटेलिजेंट आपका डिबेट होता है, और आई थिंक आप रिमेम्बर करते हैं कि साल के मिड से ही हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर के करीब आपको एक बहुत अच्छा इसमें पीस डील्स का मिलेगी, और बार बार मैं यही बात कहता हूँ, और वी आर वेरी क्लोज। देखिए, अभी आई थिंक संजीव जी ने कुछ बातें कही जो इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहूँगा। अभी 20 पॉइंट जो पीस फ्रेमवर्क है उसमें 8 लाख का उन्होंने उनको अलाउ किया है मैक्सिमम ट्रूप्स रखने का। यूएस 15 साल की गारंटी देने को तैयार है विद ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड और इंटेलिजेंस शेयरिंग, लेकिन मैसिव ट्रूप्स ऑफ यूएस शायद नहीं होंगे। नेटो के कुछ ट्रूप्स की वो बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसी को 50 साल के लिए पुश करने को बोला है, जो इम्पॉसिबल है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 60 to 90 डेज का एक पीस बफर टाइम लेंगे, पीस सीज फायर का, जिसमें ये सब चीजें होंगी। और कल ही 28 दिसंबर को जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मार्लागो फ्लोरिडा में जो उनका घर है, वहां से उनकी जो बात हुई थी पुतिन के साथ और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के साथ भी, उसमें भी उनका मानना है कि अब कुछ ही एरियाज रह गए हैं। और आपके शो पे हमने बार बार इस पे बात की है कि दनबास के एरिया है जिसको किसी भी हाल में यूरोपियन यूनियन में बोलना चाहूंगा, यूक्रेन से ज्यादा यूरोपियन यूनियन नहीं चाहेगा कि वो रशियन कंट्रोल में रह जाए। रशिया के ऑलमोस्ट वो कंट्रोल में है। उसके स्ट्रेटेजिक एरियाज, कुछ एक फोर्टिफाइड एरियाज हैं जो बचे हुए हैं, और उसी पे अभी बात चल रही है। मुझे लगता है कि रशिया शायद आगे उसको अपने एरियाज को वापस ना दे, लेकिन आगे रुक जाए। वो मुझे लगता है वो पॉइंट ऑफ जीरो निगोशिएशन हो जाएगा अगर दनबास पूरा उन्होंने ले लिया तो। आई डोंट थिंक यूरोपियन यूनियन उसे एग्री करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टेक यूरोपियन यूनियन के हैं। कौन साहब, ये बात तो ठीक है। ये बात तो तब है जब टेबल पर आएंगे बातचीत की। ये जो 91 ड्रोन भर दिए रशिया के यूक्रेन ने, इसका क्या करें? कौन है इसके पीछे?
देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी यूक्रेन में, और मैं फर्स्ट हैंड लोगों से यूक्रेन में बात करता हूं, मैं आपको ऑन ग्राउंड बातें बता रहा हूं, बहुत कम हो चुकी है। और जो भी इंटेलेक्ट लोग, मैं यूक्रेन कुछ नहीं तो 15-20 बार ही जा चुका हूं पिछले 10 सालों में, सो आई हैव इंटरेस्ट देयर, आई हैव फ्रेंड्स हु वर्क इन हेल्थ केयर। कंट्री को डेवेस्टेट कर चुके हैं। जो वहां के बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस वॉर से हमें क्या मिला। लाखों लोग मर गए, लाखों लोगों के लिम्ब और लाइफ चले गए। यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट $550 बिलियन है। एक पूरी जनरेशन जो बच्चों की 5वीं से 10वीं की है, उनकी पढ़ाई अस्त व्यस्त हो गई। रिफ्यूजी बन के लोग यहाँ गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोफेसर थे पूरे वर्ल्ड में, और अब उन्हें निकाला जा रहा है वापस अमेरिका से। बाय द वे, उसका रिफ्यूजी प्रोग्राम कैंसिल किया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जिन लोगों ने ज़ेलेंस्की को फॉर अ चेंज जिताया था, आप जानते हैं वो कॉमेडियन थे विद जीरो एक्सपीरियंस, उनको पता नहीं था वो किस कगार पे लाके यूक्रेन को खड़ा कर देंगे। क्या आज नेटो की मेंबरशिप ऑन द टेबल है? तो यूक्रेन को क्या हासिल हुआ इस सबसे? पहली बात तो ये, लैंड एक्स्ट्रा लूज कर दिया, लाइफ और लिम्ब गई। रशिया को भी कुछ हासिल नहीं हुआ वॉर में। यहाँ पे आपके डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। वॉर में किसी का एट द एंड ऑफ द डे फायदा नहीं होता है, दोनों साइड का नुकसान और डेथ और डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप मुझे एक चीज बताइए कि जो ज़ेलेंस्की है, उनकी ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी कम है, उनके आर्मी के जो टॉप ब्रास है अभी भी उनके साथ है, ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ हैं, लेकिन ही इज वेरी वीक ऑन द ग्राउंड। और इस टाइम वो प्लेस ऑफ पावर से निगोशिएट ही नहीं कर सकते। ट्रंप ने उनको उनका आईना दिखा दिया था, आप सब ने देखा वो इंटरव्यू जो पहले हुआ था जब ट्रंप जीतने के बाद आए थे। अब वो थोड़ा सॉफ्ट है कि आप प्लेस ऑफ पावर से बात ही नहीं कर सकते, यू हैव नो कार्ड्स ऑन द प्ले। तो अब वो यूरोपियन यूनियन में भी कुछ फोर्सेस हैं जो इस वॉर को खींचना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि दनबास का एरिया रिटर्न हो, हम पावर की प्लेस से निगोशिएट करें। और ये जो अटैक्स आप देख रहे हैं, ये जेपोटाइज करने का तरीका है इस पीस डील को। और मुझे लगता है कि एनफ इज एनफ, ये समय आ गया है जब ये लड़ाई खत्म हो। और दूसरी बात, अगर आप रशिया यूएस रिलेशनशिप की बात करें, तो मैं जिस वजह से लेट हुआ उसका एक कोना इससे कनेक्टेड है, क्योंकि स्पेस और एस्ट्रॉइड माइनिंग के अंदर रशिया की जो एक्सपर्टीज है वो अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है एस्ट्रॉइड माइनिंग में। और अभी 2 प्राइवेट कंपनीज उनके साथ करार करने को तैयार हैं। वन ऑफ द एरियाज इज ये जो वॉर का चल रहा है, पर मैं आपको लिखित में देता हूं, 2026 में आप रशिया और अमेरिका टाइज बहुत अच्छे से बढ़ते हुए देखेंगे। इट विल बी अ वेरी वेलकमिंग स्टेप फॉर सिविलाइजेशन। तो ये वॉर का जमाना है ही नहीं, जितनी जल्दी ये लड़ाई खत्म हो, दुनिया असली कंस्ट्रक्टिव काम पे लगे, उतना ही बेहतर है। हजारों यूथ मर रहे हैं वहां पे, हजारों यूथ हफ्ते के हिसाब से। मतलब विवेक जी, उस दिन हमने यही बात आपके शो पे बोली थी, एक बच्चे को 18 साल की उम्र तक ग्रो करने में कितना एफर्ट जाता है, आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। मेरा तो 2 साल का बच्चा है, लेकिन 18 साल की आर्मी के जाने के बाद 22 साल में वो मर जाए, उसका लिम्ब चला जाए, तो पूरे समाज पे क्या गुजरती है। तो वॉर से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आप टेबल पे आके बात करेंगे, और वही हो रहा है। काश यही सद्बुद्धि ज़ेलेंस्की में वॉर शुरू करने से पहले आती कि नेटो की मेंबरशिप मिलेगी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो चीजें पीस अलग टॉक का होती। गब्बर कौन है फिर? जेलेंस्की आप गब्बर कह तो रहे हैं? मैं कहूंगा कि बी स्टॉक का गब्बर ज़ेलेंस्की है, और कुछ डिफेंस कंपनीज हैं यूरोप की, और शायद डीप स्टेट और यूएस की भी मैं बोल सकता हूं। लेकिन डेफिनेटली यानी कि गब्बर आप ना कह रहे हैं कि ट्रंप है। जेलेंस्की पर्सनल फायदा देख रहे हैं और कुछ मुनाफे के चक्कर में वो नहीं चाहते कि युद्ध रुके, और डिफेंस कंपनी के साथ जो भी बातचीत हो, जो जिस देखिए, तरफ आप इशारा करना चाह रहे हो, देखिए चाहे वो डीप विवेक जी, स्टेट हो, चाहे वो जो भी हो। करेक्ट विवेक जी, आपने उनका स्कैम भी देखा था, वहां के डिफेंस के जर्नल्स का स्कैम भी निकला था, बिल्कुल, हाँ पार्लियामेंट बिल्कुल, में भी बात हुई थी। काफी इसके खबरें आई अलावा थी। आपने देखा है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। $250 बिलियन यूरोप से और अमेरिका से ले लिए गए हैं, वो कहां पे गए हैं, किसके कॉन्ट्रैक्ट, किसके ऑफशोर अकाउंट्स में गए, हमें यही नहीं पता। अभी दुनिया में कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं, अगर आज इलेक्शन यूक्रेन में हो जाए, जिसके ऊपर ट्रंप बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की शायद अपनी जमानत ना बचा पाए। वहां पे हालात बिल्कुल अलग हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे हैव स्मेल्ड द रोज। और आप एक चीज जी, देखिए कि मैं मेरे हिसाब से इज अ ट्रेटर, क्योंकि आपको दिख रहा है आप किससे पंगा ले रहे हैं, आपके पास है क्या, यूरोप कितना आपको सपोर्ट करेगा, और कब तक अपने लोगों को मरवाते रहेंगे। तो हिस्ट्री विल जज इट। मैं आपके शो पे पिछले साल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, अब कुछ साल रुक जाइए, ठीक हिस्ट्री है विल जज हिम। जी। मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आपके पास लौटूं, चुग साहब के पास जा रहा हूं। चुग साहब, आप भी मानते हैं कि जेलेंस्की असली विलन है इस वॉर में? नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तो मैं ऑन अ लाइटर नोट शुरू करता हूँ। देखो जी, ये पूरा साल 2025 का मंगल का था। सूर्य राजा था, सूर्य मंत्री था, मंगल का साल था, तो मंगल ने दंगल तो करवाना था, तो यहाँ पे पीस डील तो हो ही नहीं सकती थी। नेक्स्ट ईयर सूर्य का साल है, ईगोइज्म पीक पे होएगी,
मंगल मंत्री है विक्रम संवत के हिसाब से, लड़ाई तो पक्का और बढ़ेगी। इसका रीजनिंग मैं फिर दोबारा दे रहा हूं, बट उससे पहले ये कॉमेडियन जो है जेलेंस्की, जो कॉल साहब ने बताया, जिसको प्लेस किया गया, किसने प्लेस किया? डीप स्टेट ने प्लेस किया ना। डीप स्टेट कौन सा? यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिश डीप स्टेट है, उसने प्लेस किया। क्यों? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसको अक्वायर करना था ना, लैंड को। एंड आप देखो लैंड का रिकंस्ट्रक्शन जेलेंस्की ने किस कंपनी को ठेका दिया? ब्लैक रॉक को। मतलब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, बट आप गूगल करो, अब तो गूगल भी बोलता है। ब्लैक रॉक में किस किस के लिंकेजेस हैं, किस किस के पैसे हैं, सारा खेल ही पैसे का है जी। तो अगर आप मेरे को ये बोलो कि जी लोगों के लिम्स जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, और ऐसा ये मैं और आप सोच सकते हैं, मगर वहां पे सॉरी टू से, मगर यूएस में 9/11 का अटैक भी अगर यूएस के कुछ लोग इन्वॉल्व करके अगर उसको अटैक करते हैं, और रैदर असली का अटैक भी नहीं हुआ कई टावर में, तो वो टावर ही नीचे ध्वस्त कर दिया और वहां पे तो प्लेन भी नहीं स्ट्राइक किया, तो ये भी तो एक गेम है। इसी को मैं दोबारा एक एंगल दे रहा हूं कि जहां पे सोडी साहब ने जिक्र किया कि बिल्कुल थोड़े महीने पहले जहां पे रशिया के अंदर अटैक हुआ, देखिए जी एक और पायदान निकला, जहां पे वो कहते हैं कि रशिया ने अपने पुराने हथियार खत्म करवाए ताकि अल्टीमेटली उसको एक बहाना मिले कि मैं फर्दर यूरोप के अंदर एनक्रोच करूं, पहुंचूं। पॉइंट ये जी, रशिया एक अलग ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है, एस्टेब्लिश डीप स्टेट यूरोप में बैठी है, न्यू डीप स्टेट ट्रंप उसका किरदार है जो यूएस से ऑपरेट कर रही है। अदरवाइज आप यूं समझो, मैं एक 2-3 मिनट में समझाने की एक बार फिर कोशिश करता हूं कि, लेकिन भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा। सोशल मीडिया अकाउंट बहुत खंगाले जा रहे हैं, आपका नाम दिख गया अगर तो आपको अमेरिका का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ना लाइटर नोट में आपको बस ये एडवाइस करना चाह रहा था, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आजकल सीआईए वाले हाँ, और मैं वो तो ये कह रहा हूं इमिग्रेशन कि वाले, ट्रंप साहब जो स्पेशली है, आईस एजेंट्स जो है, वो हो सकता है कि आपके अकाउंट्स को देखें और ये सब सुने, तो फिर आप कैसे जाइएगा अमेरिका फिर चुग साहब? देखिए पॉइंट ये है, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं, जो ट्रंप साहब है, न्यूली एस्टेब्लिश जो डीप स्टेट है उसका एक किरदार है, एंड ये सब ओपन है। ये सिर्फ मैं क्यों, यूएस के अंदर कई लोग अब तो जो 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 अच्छे नामी ग्रामी उनको समझ आ रहा है, और ये तो पब्लिक डोमेन पे भी आ रहा है। इसी का एक एंगल दे रहा हूं। ट्रंप साहब की रीसेंट स्टेटमेंट मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर ट्रंप कॉरोलरी निकाली है। क्यों निकाली है? वो भी यही कह रहे हैं कि जी जो पुराना एस्टेब्लिशमेंट था यूरोपियन यूनियन का, जिन्होंने पहले यूएसए के ऊपर राज किया या मैक्सिको पे राज किया, उनका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नाम या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पॉइंट है, एक तरफ ट्रंप साहब की टाइमिंग ये कहती है, साथ में आपको लगता है कि जो ट्रंप साहब है वो नाटो को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट रशिया। ट्रंप कहता है भाई मेरे भी तो पैसे बनने चाहिए, अगर जेलेंस्की के पैसे बन रहे हैं तो मेरे को भी बनने चाहिए। रादर ट्रंप साहब अगर नाटो की लड़ाई रुकवा दें रशिया के साथ, तो आप समझें डिफेंस की जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएसए में, वो ट्रंप साहब को कहां जीने देंगी। तो इसलिए मैं ट्रंप साहब का नाम ले भी रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तो एक किरदार है, जो पीछे अदृश्य राज्य है, वो नहीं चाहेगा कि लड़ाई रुके। और मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, एक लड़ाई काउंटर हॉल्ट हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। रादर आप यूं समझो, न्यू काउंटर्स इवॉल्व होंगे। ये बढ़ते 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 पूरा रिजर्व जो करेंसी का जो सिस्टम है ना, जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसमें वॉर काउंटर्स और एग्रेवेट होंगे। ये मेरी कहने की कोशिश है। मतलब ये मारपीट और बढ़ने वाली है बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जूतम पैजार हो जाएगी 2026 में। और जूता आपने तो उसमें कुछ सूर्य मंगल वाला एंगल भी दे दिया है, सूर्य राजा और मंगल इस बार मंत्री बन गया। का एंगल क्यों खोला? मतलब मंत्री जी राजा को और उकसाएंगे कि भाई देखो ये जो ऐसा मामला है इसको ऐसे सुलटेगा नहीं, इसको मार कूट के ठीक करो। तो इस हिसाब से 2026 में आप कह रहे हैं एस्केलेशन और बढ़ सकता है। सोडी साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या 2026 में, हालांकि कॉल साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूं, मैं तो चाहता हूं सीज फायर हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है जो हालात दिख रहे हैं। सोडी साहब। विवेक जी, 15 जनवरी 2024 को ग्रांट स्नैप्स, जो तब यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और ये नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और एक हफ्ता पहले 23 दिसंबर को इसी साल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को रिपोर्ट दी जो कि चीन के ऊपर थी। उसमें साफ लिखा है कि चीन के 3 इमीडिएट सैनिक लक्ष्य हैं, ताइवान, साउथ चाइना सी में स्पाटले आइलैंड्स और भारत का अरुणाचल प्रदेश। तो जो चुग साहब कह रहे हैं उनकी बात में बहुत दम है। ये शांति वांति कभी नहीं हो सकती। ये जो जमाना है, ये जमाना सिर्फ लड़ाई का है, युद्ध का है।
ये जमाना शांति का नहीं है। आप देखिए थाईलैंड कंबोडिया के बीच में क्या हो रहा है, ईरान इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, हमास इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया लेकिन वहां भी छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं। चीन का जो ताइवान के ऊपर ब्लॉकेड चल रहा है वो तो हम सारा जानते ही हैं। चीन जापान को चेतावनी दे रहा है। कहां से युद्ध, कहां से दुनिया में शांति है? शांति हो ही नहीं सकती है, ये क्योंकि तो आपने पूरा आज थर्ड के वर्ल्ड वॉर का सीन गिना दिया भाई साहब। विवेक जी, ये तो फैक्ट है। आज की तारीख में जिसके पास शक्ति है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये सॉफ्ट पावर डायलॉग डिप्लोमेसी ये टेबल पे बैठ के एसी कमरों में बड़ी अच्छी लगती है। हकीकत ये है जो 430 बीसी में थुसाइदस ने कहा था, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे। उन्होंने कहा था 430 बीसी में, शताब्दियों पहले, जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, जो कमजोर होते हैं वो शक्तिशाली को देखते रहते हैं। वो बात शताब्दियों बाद भी सही है। आज की तारीख में जिस देश के पास शक्ति है वो इस्तेमाल कर रहा है, बाकी जो कमजोर है वो बस कह रहा है कि जी नहीं है, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो यूनाइटेड नेशन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ग्रांड स्नैप्स ने कहा है, अभी तो ये युद्ध की शुरुआत है और अभी तो और युद्ध आने हैं। इस पर जल्दी से एक कॉल साहब का रिएक्शन चाहूंगा, फिर संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब, आप तो ऑप्टिमिस्टिक हैं लेकिन यहां तो मामला ही कुछ अलग दिख रहा है। देखिए, मैं आई थिंक मेरा नए साल का रेजोल्यूशन होगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, क्योंकि मुझे एबीसी नहीं पता उसका, पर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वाउच फॉर इट। स्टॉक मार्केट में भी मैंने सुने कई लोग इस पे बात करते हैं, बिकॉज मैं फाइनेंस फाइनेंशियल से, एस्ट्रोलॉजी बहुत बेहतरीन टर्म है एस्ट्रोलॉजी में। हाँ मैं जरूर इसको जी। पढ़ूंगा। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड, मैं कीप लर्निंग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली स्पीकिंग हम लोग अमेरिका के अंदर, हमारा 2 ट्रिलियन इंटरेस्ट पे जाएगा अगले 4 साल बाद। तो हमारे खुद के बहुत सारे दिक्कत, $38 ट्रिलियन का वो है, तो हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते। साफ सी बात है, हम लोग वॉर वगैरह अफोर्ड कर नहीं सकते। और अभी आपने ममदानी को देखा है न्यूयॉर्क में विन होते हुए। वो एक डेमोक्रेट है, उन्होंने एक अलग ही दुनिया में बात की। और अब डेमोक्रेट्स बहुत बढ़ चढ़ के इस पे बात कर रहे हैं कि अपना ट्रेड डेफिसिट आप घटाइए, जिसकी वजह से इलॉन मस्क भी चले गए। तो हम लोग ये वॉर मॉन्गरिंग और वॉर में, देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो भी ये ग्रांट्स हैं, ये हमारे पैसे जाते हैं डिफेंस कंपनीज को, वो इक्विपमेंट बना के उनको दे देती है। लेकिन पैसे जाते हैं टैक्स पेयर के। हमारे को यहाँ सड़कें, स्कूल और यूनिवर्सिटीज की ज्यादा जरूरत है। हेल्थ केयर में हमारे पास डॉलर्स कम है। मैं फिजिशियन हूं तो आपको बता सकता हूं। तो देर आर अदर इश्यूज जिसपे ट्रम्प जीत के आए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये पहले घड़े से जो छेद से पैसा लीक हो रहा है उसको बंद करें। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग जिसपे ट्रम्प, इलॉन मस्क ने भी बहुत काम किया, अपनी रिपोर्ट दी, उसको बंद करने की जरूरत है और रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है। जिस वजह से शायद आप भी जानते हैं कि अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री 70s तक जो थी, 60s तक शिप बिल्डिंग थी, वो खत्म है, जीरो है। तो उस पर अब काम हो रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे वापस आए। रशिया के साथ हमारे एस्ट्रॉइड माइनिंग, जो कि तकरीबन 350 से $450 बिलियन का हम ग्रोथ प्रोजेक्ट देख रहे हैं 2031 तक, उस पे कैसे काम हो, हम लोग कैसे गैस एंट्रैपमेंट पे काम करें। और बहुत सारे एरियाज हैं जिसपे रशिया, क्योंकि रशिया को भगवान ने बहुत बड़ी संपदा दी है, बहुत बड़ा लैंड है, वेरी रिच, और उनके रेयर अर्थ भी हैं। तो मिलके हम लोग कैसे काम करें। तो हमारे इंटरेस्ट में इस टाइम सबसे जरूरी है कि ये वॉर रुके और रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो। यूरोपियन यूनियन के साथ डेफिनेटली देयर इज अ खटास इन द इक्वेशन, जो मुझे लगता है समय के साथ जाएगी। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये टाइम कंटिन्यूअस वॉर चलती रहेगी। लोग भी हैं दुनिया में, वो चुप नहीं बैठते। आपने देख लिया ममदानी को कैसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिता दिया गया, क्योंकि वो बेसिक बातों पे बात कर रहे थे। और अब यहाँ की जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पे बात कर रही है। और हमारे सामने 4 बड़े एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एक है जॉब लॉस फ्रॉम एआई, सेकंड इज ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड इज रेडिकल इस्लाम जो टेररिज्म है, और ये जो लड़ाइयां चल रही हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को इंस्टिगेट कर सकती हैं। तो हमें इन चारों पे दुनिया के सभी देशों के लीडर्स को इस पे काम करना है। अगर काम नहीं करा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो सबको दिख रही है, उसमें तो नो ब्रेनर, दैट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन विवेक जी, क्या आप अपने बच्चों को थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर के थ्रू गुजारना चाहेंगे? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक्चुअली में हम पॉसिबिलिटी सिनारियो क्या है, क्या चीजें दिख रही हैं, हम उसको एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वैसे भी बुद्ध की धरती वाले लोग हैं। करेक्ट, मैं जिन्होंने आपको पूरी एक सेकंड दुनिया में में बताता शांति हूं। का संदेश दिया। हम तो एक युद्ध वैसे सेकंड भी में नहीं बता- चाहते, हम तो आतंकवाद की मार झेलते रहे और हम डॉजियर सौंपते रहे 40-50 मैं 1 सालों मिनट में तक, बताता 60 हूं। सालों तक।
एक मिनट में बताता वरना हूं। हमने तो अगर पाकिस्तान हमने- साफ कर देना था भाई साहब, अगर हम वॉर मॉन्गर्स होते तो। आप तो समझ ही रहे हैं बात को, सारी बात तो शीशे की तरह साफ है। मैं आपको एक मिनट में रीसमराइज करके बोलता हूं, अगर दुनिया के लीडर्स ने एक्शन नहीं लिया तो मेरे को जो दिख रहा है, चीन चाइना ताइवान का कंफ्लिक्ट शुरू होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर वर्सन होगी, कहीं न्यूक्लियर पॉइंट अगर इंस्टिगेट हुआ, डर्टी वेपनरी आएगी। आपने देखा हमारे साथ वुहान वायरस ने क्या किया, वैसे 15 से 20 वेरिएंट्स ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। अगर आप इस बात पे जाएंगे, वेनेजुएला में लड़ाई शुरू होने वाली है, यहाँ पे हमारी बैंकरप्सी कंट्री के अंदर बहुत सारी डेवेस्टेशन हो सकती है। अरुणाचल पे चाइना 100% अटैक करेगा। आपको मैं और बताऊं, हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में मैं आपको पूरा लेक्चर दे सकता हूं। अभी हम जिस दिशा में दुनिया के देश उसको ले जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और अगर ऊपर से एस्ट्रॉइड 3i कॉमेट आके गिरा तो फिर तो गेम ओवर है सबका। लेकिन डेवेस्टेटिंग चीजें दिख रही हैं, लेकिन मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूं, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूं। सॉल्यूशन घर बैठने से आएगा नहीं, ये हमारे जैसे आपके ये जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप लोग हैं, चुग साहब हैं, संजीव जी हैं, हम लोग जब आवाज उठाएंगे तो ये जो आलसी पॉलिटिशियन है इनकी कान पे जू रेंगेगी। इनके दिमाग में बात जाएगी कि मुझे $10 बिलियन अपने बच्चे के ऑफशोर अकाउंट में डालने की जगह देश के बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ये दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहा है। मैं एक चीज आपको लास्ट में बताता जल्दी से प्लीज। हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं और डिफरेंट कंट्रीज को बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता हूं। हर दुनिया में डेमोक्रेसी 90% शैम है। कुछ 100 फैमिलीज चलाती हैं, इंडस्ट्रियल चलाते हैं, पॉलिटिशियन बनाते हैं, एक तरीके की कंपनी बना रखी है। राजाओं ने अपने उनको दे दिए, अब उनके बच्चे, चाचा, भतीजा सब चलता रहता है। हम लोगों के लिए डेमोक्रेसी है, उनके लिए अलग दुनिया। उनका पासपोर्ट भी मैटर नहीं करता। आप फैक्ट सुनना चाहते हैं? आप इंडियन है, आपके पास $50 बिलियन है, आपको कोई टच नहीं कर सकता। ये फैक्ट है दुनिया का। किसी भी देश में उठा के देख लीजिए, मनी इज एट द एंड ऑफ जो बात उन्होंने बोली, स्ट्रेंथ। तो यही बात तो चुग साहब बार बार कह रहे हैं ये फैक्ट है। लेकिन सब कुछ लेकिन के हम लोग पीछे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जल्दी से संजीव जी का एक रिमार्क ले लूं मैं जल्दी से। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो फुल फ्लेजेड वॉर्स महाशक्तियों के बीच में वर्तमान समय में संभव नहीं है। पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में 20 वर्षों का फासला था, लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लड़ने जा रहा है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का मतलब न्यूक्लियर वॉर होगा, और जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और इसको अन्य भाषा में कहें तो ये मैडनेस कोई नहीं करना चाहेगा। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध 4 वर्षों का लगभग हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली फायर नहीं की है, और वहीं नेटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई एक गोली फायर नहीं की है, क्योंकि जिस दिन इन्होंने शूट करना शुरू कर दिया अमेरिका और रशिया ने, उस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, और ये कब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगी कोई नहीं जानता, और इसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। मुल्ला मुनीर भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, और वो जो तानाशाह किम जोंग उन है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेगा। 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डिबेट को देखकर लोग 2026 को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाए, और 2026 बहुत उम्मीदों वाला साल रहे सबके लिए। यही कामना हमेशा से रही है हम भारतीयों की, और पूरे विश्व को लेकर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2026 उम्मीदों का साल रहे, सीज फायर का साल रहे, युद्ध की जगह बुद्ध की बात हो, जो बात मैं हमेशा कहता हूं जब भी ऐसी डिबेट्स होती हैं, जब भी वॉर की बात होती है। हमारी कामना कम से कम यही रहती है, भारत की, हिंदुस्तान के लोगों की। डिबेट में फिलहाल इतना ही।